नहीं लिखा हूँ, बचपन में सर्वे किया था, लेकिन मैंने बतौर वैज्ञानिक भी इस क्षेत्र का सर्वे किया है कि चाहे वो चारवाड़ा गांव है, चाहे कुमारिया है, चाहे नाथुसी चौपटा है, सभी गांव का मैंने क्षेत्र बतौर वैज्ञानिक भी किया है और बतौर बच्चा भी किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में अगर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ कृषि योग्य भूमि है, 2 एकड़ की कीमत 40 लाख रुपए हो। अगर 40 लाख रुपए में आप पशुपालन का धंधा शुरू करेंगे तो 25 पशु यानी 15 भैंस और 10 गाय से आप डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, प्रति पशु प्रति महीना 5,000 रुपये आमदनी है। जबकि खेती में तो मेरे को पता है यहाँ का ठेका कितना है, 40,000 50,000 1 एकड़ का, यानी साल में आपने कमाए 2 एकड़ से 1 लाख रुपए। अब हम अगर चले डेयरी के पास, मैं कहता हूँ एक पशु से 5,000 रुपये प्रति महीना कमाओगे, 25 पशुओं से 1.25 लाख, यानी 1 साल के 16 लाख। मैं आपको 80,000 से 1 लाख से सीधा 16 लाख पर ले गया। लेकिन किसान भाइयों, ये 16 लाख लेना ऐसे यूँ नहीं है कि हम आराम से बैठ गए या पशु पाल दिए बस इनका दूध निकाल लिया, नहीं। हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आधुनिक तरीके से उनका रख रखाव करना पड़ेगा, हमें वैज्ञानिक तरीके से उनकी खिलाई पिलाई करनी पड़ेगी। अगर आप लोग डेयरी व्यवसाय शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहला तो है कि अच्छे नस्ल के पशु रखना। अच्छे नस्ल के पशु मीन्स कि भगवान ने हमारे को एक, अगर भैंस प्रजाति की बात करूं तो मुर्रा नस्ल की भैंस का नस्ल दे रखी है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। हालांकि विदेशी लोग तो कहते हैं हरियाणा के लिए तो ये काला सोना है, बहुत अच्छी नस्ल है। दूसरी बात, गाय प्रजाति की नस्ल करें, साहिवाल अच्छी है, एचएफ अच्छी है, जिसको इस भाषा में अमेरिकन गाय या काढ़ती गाय कहते हैं। दोनों प्रकार की नस्लें बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार की नस्ल रखे आप अच्छे पशुपालन की अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन पशु रखने के बाद में जो मुख्य खर्चा है वो कहाँ से आएगा? वो खिलाई पिलाई का खर्चा आएगा। अगर आप खिलाई पिलाई पशु को अच्छी कराएंगे तो ही अच्छी आमदनी होगी। अगर आपके डेयरी व्यवसाय में 100 रुपये टोटल खर्चा है तो 70 रुपये जो आपके पशु की खिलाई पिलाई पर लगेगा। मैंने इस क्षेत्र का सर्वे किया है, जो हम कहते हैं कि भी एक पशु को संतुलित आहार देना चाहिए। इस क्षेत्र के लोग जो लैंडलॉर्ड हैं वो यूँ कहते हैं कि हम तो बिनोड़ा देते हैं, गेहूँ से तो बाबादी हो जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। जो थोड़े मीडियम फार्मर हैं वो यूँ कहते हैं कि घर की गेहूँ है जी, गेहूँ डाल देते हैं, दलिया बना देते हैं, घर की चक्की है ना, इससे संतुलित आहार हम नहीं कह सकते। कई यूँ कहते हैं कि जी हम तो जो है ना बिनोड़े की खल डाल देते हैं और दूध निकाल देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जैसे कि हर मानव शरीर के लिए भी ऊर्जा और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पशु से अच्छा दूध प्राप्त करने के लिए पशु को भी हर प्रकार के पदार्थ की यानी प्रोटीन की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। पशु के आहार में 2 प्रकार के घटक हैं, एक तो चारा और दूसरा है सांद्र मिश्रण, जिसमें आपके क्षेत्र में बंटा या चाट बोलते हैं। यानी चारा 2 प्रकार के होते हैं, एक सूखा चारा, एक हरा चारा। हर प्रकार का पदार्थ पशु के राशन में जरूरी है। कहीं मैंने करनाल क्षेत्र का सर्वे किया, उन्होंने बताया कि हम गेहूं की भूसा नहीं डालते जी, हम तो बरसीम बहुत है, मेरे पास ज़मीन अच्छी है, बरसीम डालते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो किसान भाई यूँ भी कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे पशु को देखना, ये तो गोबर पतला करती है, गोबर में बदबू आती है, साथ में दाना भी गोबर के साथ बाहर आता है। नहीं किसान भाइयों, हर एक पदार्थ की अपनी जरूरत के अनुसार पशु के शरीर के लिए आवश्यक है, चाहे वो सूखा चारा है कि हरा चारा है। हम इतना जरूर कहते हैं कि जो सूखा चारा है जो आपके क्षेत्र में सस्ता है, वही पशु के संतुलित आहार के लिए प्रयोग करना चाहिए। मेरे को पता है कि यहाँ जनरली गेहूं की तूड़ी यूज करते हैं, लेकिन आपके पास अगर धान की पराली है तो धान की पराली भी प्रयोग में सूखे चारे के ला सकते हैं। क्योंकि जो थोड़ा बहुत किसानों में अवधारणा है कि जी पराली खिलाने से पशु का दूध कम होता है, लेकिन बिल्कुल ये सच्ची बात है, दूध कम होता है, लेकिन वो पराली की गलती नहीं है, हम किसान भाइयों की गलती है कि पराली और तूड़ी
जो गेहूं की कटाई होती है बिल्कुल सूखा तना होता है उसका, तब हम उसको सूखी काट कर सीधी हम अपने स्टोर कर लेते हैं। लेकिन धान की पराली में क्या है कि धान थोड़ा गिल्ला कटाया जाता है। अगर गिल्ले धान की पराली को हम पैक कर लेते हैं उसमें फफूंदी यानी काड़स लग जाती है जो कि पशु को नुकसान करती है। अगर किसान भाई बिल्कुल पराली ला के आपके खेत में अच्छी तरह उसको सुखा के और काट के अगर पशुओं को दी जाए तो वो मैं बताऊं आपको कि हमने विश्वविद्यालय में प्रयोग करके देखा है कि वो तूड़ी से भी अच्छी है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र में धान की पराली सस्ती है तो धान की पराली पशुओं को खिलाई। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जब मैं बात आऊँगा अब सांदर मिश्रण पर, जो सांदर मिश्रण में ली हरे चारे की थोड़ी बात कहूँ तो कई किसान यूँ कहते हैं ज़्यादा हरा चारा खिलाते हैं कम। हरे चारे का भी पशु के शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है। एक तो ये प्रोटीन और ऊर्जा देता है, दूसरा जो तूड़ी को पचाने के काम आता है, तीसरा राशन को सस्ता भी करता है। इसके साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक तत्व और दूसरे जूस होते हैं जो कि पशु के शरीर से बढ़ने वाले दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रवेश कराते हैं, जिससे कि बाई चांस भगवान करे कोई ना जाए लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं ना कई बार तो पूछ लेते हैं भी दूध कौन सा पी रहे हैं। आजकल A1, A2, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड जिन पशुओं को हम हरा चारा खिलाते हैं उनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड आ जाते हैं। इसलिए वो दूध गुणवत्ता के हिसाब से भी हरे चारे खिलाने वाले पशुओं के लिए अच्छा होता है। हाँ, और बात खास करूँ अगर हरे चारे की, हमने विश्वविद्यालय में प्रयोग करके देख रखा है, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा पूछूंगा नहीं, अदरवाइज तो मैं आम किसान से पूछता हूँ कि भैंस ब्याने के बाद में कितने दिनों के बाद में अधिक से अधिक दूध देती है, यानी पीक यील्ड बोलते हैं हम अंग्रेजी में। लगभग आप सभी को पता है कि 30 से 35 दिन पर अधिक से अधिक दूध देती है। मीन्स जैसे उसके अनुवांशिक गुण हैं, जैसे शुरू में खींच दी, छठे दिन जो 6 किलो 7 किलो 10 किलो 15 किलो दूध दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने अनुवांशिक गुण के अनुसार वो पीक यील्ड देगी। जिन ग्रुप को हमने हरा चारा खिलाया है उसने पीक यील्ड 30 से 35 दिन के बीच में दी और वो लगातार जो मैक्सिमम यील्ड थी वो ठीक 126 दिन तक लगातार देती रही। लेकिन जिन पशुओं को हरा चारा नहीं खिलाया जाता उनकी मिल्क यील्ड ठीक 60 दिन के बाद में नीचे गिरनी शुरू कर जाएगी। ये खास फायदा है कि हरा चारा खिलाने का। अब मैं बात करूंगा आपके साथ जो आप देसी भाषा में बंटा या चाट कहते हैं। चाट में विभिन्न प्रकार के मिश्रण जरूरी है। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी डाइट में कौन सा ऐसा भाग था जहाँ से कि आपने प्रोटीन ली। ठीक है, हालांकि विदेशी लोग कहते हैं पता नहीं ये भारतीय लोग कहाँ से आपकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करते हैं कि ज़्यादातर उनमें वेजिटेरियन है, ना मीट खाते ना मांस खाते, प्रोटीन पता नहीं कहाँ से पूरी करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता भी हमारे प्रकाश बहुत अच्छी प्रकार की दाल है जहाँ से अपने शरीर में प्रोटीन देते हैं। इसी प्रकार अगर पशु के प्रोटीन की बात करूँ तो विभिन्न प्रकार की जो खड़ है वहाँ से प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी। जैसे आपके क्षेत्र में जो भी खड़ है, सरसों की खड़, भिदौड़े की खड़, मूंगफली की खड़, सूरजमुखी की खड़, तिल की खड़ और सोयाबीन की खड़, ये मुख्य तौर पर खड़ है जो पशु के राशन में आप मिला सकते हैं। अगर इस जैसे अग्रवाल जी ने कहा जी कि इस क्षेत्र में सरसों की खड़ कम मिलाते हैं और या फिर नहीं मिलाते, किसान यूँ कहता है कि सरसों की खड़ खाता नहीं है पशु। लेकिन किसान भाइयों मैं बता दूं आपको, जिस आदमी ने पशु को भिनौड़े की खड़ खिलाना सिखाया वो सरसों की खड़ भी खिला सकता है। थोड़ी सी हमारे में कमी है कि या तो हम बट्टर में भिगो के खिलाते हैं या साबुत खिलाते हैं, क्योंकि दलिया बनाने के लिए घर घर चक्की है। लेकिन जो खड़ पीसने के लिए हमारे घर में चक्की नहीं है, हम साबुत की साबुत डालते हैं। इससे पशु पहचान जाता है कि सरसों की खड़ में थोड़ा एक ग्लूकोसिनोलेट का नाम का पदार्थ होता है जिससे कि पशु के आंखों में जलाहट लगता है, इसलिए वो थोड़ा पीछे हट जाता भी नहीं खाता। लेकिन मैंने अग्रवाल साहब को सुझाव दिया अगर आप फीड इंडस्ट्री शुरू करो तो उसमें दलिए के साथ साथ खड़ की इस तरह की पिसाई करना चाहिए कि जो कि चाय पत्ती के रूप में हो। इन्होंने बिल्कुल एग्री किया जी, विभिन्न प्रकार की जैसे आप कहोगे
वैसी खाल मिलाएंगे और वैसा ही हम दाना यूज करेंगे। अगर 2 या 3 प्रकार की खाल एक दाने में यूज कर रहे हैं, पशु के शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और दूध की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। ये बात मैंने आपको बताई कि प्रोटीन कहाँ से पशु के शरीर में जाएगा। बात करेंगे ऊर्जा। आप लोग जो ब्रेकफास्ट डिनर की मैं बात कर रहा था, आपके डाइट में जो गेहूँ है या चावल है वहाँ से मुख्यतः ऊर्जा देते हैं, या फिर या तेल या घी जो सब्जी में हम यूज करते हैं वहाँ से आप ऊर्जा लेते हैं। लेकिन पशु को ऊर्जा कहाँ से देंगे? जो विभिन्न प्रकार के अनाज हैं वहीं से पशु ऊर्जा लेंगे। इस क्षेत्र में मुख्य तौर पर जौ या गेहूँ है, लेकिन किसान भाई को देखना होगा कि सबसे सस्ता अनाज कौन सा है। आज के दिन देखें, मक्का सबसे सस्ता अनाज है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ। ये जो खरीद फरोख्त है सारी मेरे अंदर ही आती है, तो मैं देख रहा हूँ कि 15 से 16 रुपये किलो आज के दिन मक्का आ रही है। गेहूँ क्या भाव है आज के दिन? 1800 के करीब है, 1800 2000 के करीब है। इसलिए किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में कौन सा अनाज सस्ता है। और मक्का तो पशु शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मक्का, जो जवार, गेहूँ या बाजरे में थोड़ा सा ये है कि हार्ड होती है, इसलिए हम रिकमेंडेशन एक लिमिट तक करते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कितनी बाजरा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। और तीसरा जो घटक है वो है चोकर, यानी जिसको आप छानस कहते हैं, ठीक है, जिसको यानी आप छानस कहते हैं। तो अच्छा, आवाज़ नहीं आती, जिसको कि आप छानस कहते हैं, जो चोकर है, यानी चोकर में ये तो मैंने बताया गेहूं का चोकर। जब हम घरों में आटा छानते हैं तो ऊपर के पार्ट को छानस कहते हैं, इसी का नाम चोकर है। चोकर विभिन्न प्रकार के हैं। अगर आप राइस मिल में जाएंगे तो धान की पॉलिश मिलेगी। अगर आप फ्लोर मिल में जाएंगे तो आपको गेहूं का चोकर मिलेगा। दाल मिल में जाओगे तो दाल का छिलका भी चोकर का काम करेगा। अगर ग्वार की मिल में जाओगे तो ग्वार का छिलका चोकर का काम करेगा। इन चोकरों में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन और ऊर्जा दोनों प्रकार के होते हैं, जो कि राशन को सस्ता करने के साथ साथ उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज मिश्रण भी मिलाते हैं। और चौथा जो घटक है पशु के संदर्भ मिश्रण में मिलाना चाहिए वो है आपका खनिज मिश्रण, यानी जो मिनरल मिक्सर, अंग्रेजी में बोलते हैं मिनरल मिक्सर, हिंदी में यानी खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण है क्या चीज़? जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, सारे के सारे जो खनिज तत्व है, आज जो जमीन में कमी हो चुकी है हमारे बारी बारी जोतने से, तो वो सारे के सारे हमें पशुओं को खनिज मिश्रण के रूप में देने पड़ेंगे। इसलिए जो आपका विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, हालांकि मैं आप मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं 1 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके मैंने प्लांट लगाया है, तो वो प्लांट इतनी उत्पादन करता है कि पूरे हरियाणा रिक्वायरमेंट पूरी करता है। हालांकि मेरे पास फोन आते हैं यहाँ से नहीं, केरला, उत्तराखंड, राजस्थान से आम बात है। पंजाब और राजस्थान जो अर्निंग स्टेट है वो तो आम बात है कि खनिज मिश्रण चाहिए सर, हम कैसे भेज सकते हैं? तो मैं तो ज़्यादा सलाह यही देता हूँ भी आपके नज़दीक जो हरियाणा का पार्ट है वहाँ खनिज मिश्रण मिलेगा। और अपने तो खनिज मिश्रण जो डॉक्टर महावीर जी आए हुए हैं, ये इंचार्ज है पशु विज्ञान केंद्र सिरसा के पास, इनके पास फोन करें, लगभग हमेशा ही उपलब्ध रहता है, तो यहाँ से आप खनिज मिश्रण खरीद सकते हैं। खनिज मिश्रण का महत्व क्या है? आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में जब मैंने सर्वे किया, ज़्यादातर महिलाएं काम करती है पशुओं का, और महिलाओं से जब पूछा जाता है कि क्या कमी है, कि जी हमारी जोटी 4 साल की होगी लेकिन आगे की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? किसी न किसी खनिज तत्व की कमी, यानी या तो कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम कम है, कोबाल्ट कम है, या फिर यूँ कहती है कि जी ये हमारी जोटी है ना, ये मिट्टी खाती है, कपड़े खाती है, दूसरे पशु के बाल चाटती है, दूसरे पशु का पेशाब पीती है। और एक और नुकसान हो गया हमारे इस बार कि पशु शरीर दिखाने लग गया। ये वेटनरी डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर बेनीवाल, अगर पशु शरीर दिखाने लग जाए तो किसी खनिज तत्वों की कमी है। लेकिन
अगर पशु शरीर दिखाने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेटनरी सर्जन आपको यूँ कहेगा आगे से नीचा कर दे खूंटे की तरफ और पीछे से ऊंचा कर दे, ध्यान रखना पशु का शरीर निकले जब खड़ी कर देना या थोड़ा नीचे रखो। अगर आपका नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर है तो वो यूँ कहेगा जी इलाज नहीं, अगली बारी बेच लेना इसको। लेकिन हमने गलती कहाँ कर दी, उसमें खनिज तत्व नहीं दिया किसी प्रकार का। अगर फार्मर भाई, किसान भाई उसको खनिज तत्व देते रहें तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चलो आपने बेच दी तो किसी की भाई की दारी तकली हो, तो इन बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, अगर खनिज तत्व का दूसरा महत्व बताऊँ कि ये सभी को पता है कि पशु का बार बार फिरना है ना, रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं इसको, कि बारी बारी से किसी रुकती नहीं। हमने जो है इसको आर्टिफिशियल भी करा लिया, टिक्का भी रखवा लिया, सांड से भी करवा लिया, उसके बावजूद भी हमारी जोड़ी या गाय रुक नहीं रही है। उसमें कोबाल्ट और जिंक आयरन की कमी है, इसलिए वो नहीं रुकती है। ये खनिज तत्वों का महत्व था, यानी जो एक 5 रुपए का खनिज मिश्रण आपको हजारों रुपए का फायदा कर सकता है, इसका मिलाना भी पशु के राशन में बहुत जरूरी है। और यहाँ तक जो 5वां तत्व है वो है साधारण नमक, जिसको हम लूण बोलते हैं। यानी ये मैं यूँ नहीं कहता आयोडीन युक्त 15 रुपए किलो वाला 20 रुपए किलो वाला ले गए हो, नहीं। जो 1.5 रुपए 2 रुपए कट्टे वाला नमक है वो भी, उसका भी उसके सांद्र मिश्रण में अपना महत्व है, वो भी मिलाना चाहिए। हालांकि हम मेहनतियों को यहाँ कह के जाते हैं कम से कम खनिज मिश्रण नहीं लाते तो एक मोटी चाट में नमक जरूर मिल जाता है। किसान भाइयों, ये थे 5 पदार्थ जो कि सांद्र मिश्रण में पशु के लिए जरूरी होते हैं, जरूर मिलाने होते हैं। अगर बात करें भी कितना मिलाएं, मेरी अग्रवाल जी से बात हुई थी कि आप इस तरह का राशन बनाएं जो कम दूध देने वाले, ज़्यादा दूध देने वाले, बीच का दूध देने वाले हों। कई बार इतना भाषण देने के बाद किसान भाइयों कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बिनोले का कहीं जिक्र ही नहीं किया, इसमें ना तेल का जिक्र किया। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मैं राशन बता रहा हूँ, अगर भैंस प्रजाति का पशु है वो 10 किलो या उससे कम दूध देता है, उसके लिए बिल्कुल फिट राशन है। अगर गाय प्रजाति का पशु है वो 12 किलो या उससे कम दूध देता है, उसके लिए यही राशन फिट है। लेकिन किसान भाई कई बार यूँ कहता है जी 5 किलो दूध दे रही, हम 2 किलो बिनोले देते हैं, घी फालतू आता है। लेकिन किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें, 2 किलो बिनोला अगर 60 रुपए का खिला के आप 20 रुपए का घी फालतू दे रहे हैं, ना तो पशु के शरीर को फायदा हुआ, आपको नुकसान हुआ। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर गाय प्रजाति का पशु 12 से कम दूध देता है तो उसको बिनोले देने की जरूरत नहीं है। अगर भैंस प्रजाति की पशु 10 किलो से कम दूध देता है तो उसको बिनोले देने की जरूरत नहीं है। बिनोला कब दें, कैसा दें? 100 किलो का मैंने आपको राशन बताऊंगा कि 40 किलो अनाज, 35 किलो खड़, 22 किलो चोकर, 2 किलो खनिज मिश्रण और 1 किलो साधारण नमक। ये मैं अच्छे फार्मूले अग्रवाल साहब को बता चुका हूँ। और लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े तो आप सभी के लिए मैं हमेशा 24 घंटे यूनिवर्सिटी में तैयार रहता हूँ। जब केरला के आदमी का मैं रात को 12 बजे फोन सुन सकता हूँ तो अपने क्षेत्र का क्यों नहीं। जब भी आप कहोगे मैं सब कुछ आपको बधाई दूंगा। 40 किलो अनाज, 35 किलो खाल, 22 किलो चोकर, 2 किलो खनिज मिश्रण और 1 किलो साधारण नमक। ये जो पशु 10 किलो 12 किलो दूध दे रहे हैं उनके लिए अति महत्व और जरूरी और पूरा अच्छा है। लेकिन अगर 10 किलो से ऊपर भैंस दूध दे रही है तो बिनोले डालें। कितना डालें? जो 1 क्विंटल मैंने बताया है उसमें 10 किलो बिनोला डाल दें, पीस के बिनोला डाल दें। क्योंकि जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उसमें थोड़ी एनर्जी की, ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम बिनोले डलवाते हैं। आपने देखा बिनोले में क्या होता है? बिनोला अगर तोड़ के देखोगे सफ़ेद गिरी है, तेल है, यानी 20% तेल है। 10 किलो बिनोले में कितना तेल हो गया? 2 किलो। कई बार किसान धक्का करते हैं जी तेल मिला दें, कोई बात नहीं, 10 किलो बिनोला ना मिलाओ, 2 किलो तेल मिला लो, एक ही बात। जो आपको सस्ता पड़े, अगर आप 110 किलो बन गया, 110 किलो का 1 किलो का रेट देखें आप। अगर बिनोला महंगा पड़ता है 2 किलो तेल 102 के हिसाब से रेट देखें। जो तेल या बिनोला एक ही काम करेगा। हाँ, किसान भाई कई बार धक्का करते हैं देसी घी पिला दें। देसी घी वही काम करेगा जो सरसों का तेल काम कर रहा है। देसी घी तो अगर आदमियों को मिल जाए वो अच्छी बात है, देसी घी खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरसों का या सूरजमुखी का, सोयाबीन का, बिनोले का, जो भी तेल आपको सस्ता मिले, जो एडिबल ऑयल होना चाहिए वो आप खिला सकते हैं। तो इसलिए अगर पशु 10 या 12 किलो से ऊपर दूध दे रहे हैं तो 100 किलो में 10 किलो बिनोला, 2 किलो तेल और इसके साथ साथ 3 किलो शीरा मिला दें। शीरा समझते हो ना? मोलासी, वो गुड़ का
का गाढ़ जो चीनी की फैक्ट्री है उसमें सस्ता जो शीरा आता है वो मिला दें, उससे कि पशु का टेस्ट भी डेवलप होता है, थोड़ी ऊर्जा भी मिलती है। अगर कई किसान यूँ कहते हैं जी मेरी भैंस तो 18 किलो से ऊपर दूध दे रही है, उसको क्या दें? उसका तो अगर अग्रवाल साहब की ये उन्होंने फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाई, तो मैं बताऊंगा इनको बाईपास फैट कैसे बनाएं और कितना पशुओं को दें। बाईपास फैट नामक का है, हालांकि हर फार्मर घर बैठ के भी बना सकता है, क्योंकि ज़्यादा तेल देने से पशुओं के पाचकता में दिक्कत आती है। इसलिए हम कहते हैं उस पशु को बाईपास फैट दिया जाए, तब जाके ज़्यादा दूध देने वाले। यानी अगर गाय प्रजाति 30 किलो से ऊपर दूध दे रही है और या फिर जो भैंस प्रजाति की 18 किलो से ऊपर दूध दे रही है, उसको रोजाना 200 ग्राम बाईपास फैट देना जरूरी है। तो ये मुख्य थे किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपको मेरे को याद आता है, कई तो इस तरह की बातें होती हैं कि बिल्कुल याद रखती हैं। चाहरवाड़ा की बात है, जिस तरह मैं उस टाइम छोटा था, अच्छी दाढ़ी दूढ़ी रखी हुई थी, 3 साल के मेरे साथ भी थे मेरे कोऑर्डिनेटर। तो मैं गया किसी फार्मर के घर, तो मेरी उम्र का जो मेरी उम्र है उसी उम्र के बैठे थे मियाँ बीबी। मैंने पूछा कि जी पहले तो वो जाते ही हूँ, बोले जी हमारे तो दाने नहीं निकाले, बच्चे खेत में गए हुए। हमने कहा जी खेत में गए, हमें क्या करना है? बोले आप गौशाला वाले नहीं रहे क्या, मांगने वाले आ गए? मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी को डॉक्टर हैं और ऐसे। बोला चलो डॉक्टर साहब बैठो बैठो, मेरी गलती होगी, बैठो चाय पानी पियो। मैंने पूछा भैंस रखते हो? बोला भैंस रखते, 1 नहीं 2 रखते। कितना दूध देती है? पिछली ब्यांत में तो 12 किलो दिया था, इस ब्यांत में 8 किलो दे रही है। तो मैंने कहा अभी क्या बात होगी? बोला जी आप जैसे डॉक्टर आते हैं कई बार हमारी भैंस को नज़र करके, लेकिन नज़र कहाँ करके मैं बताता हूँ कि नज़र कई बारी किसान भाई क्या करता है, जनरली भैंस जो है 3 महीने चढ़ती है, गाय 2 महीने चढ़ती है। या तो अगर फार्मर यूँ कहता है कि पिछले हफ्ते मेरी जो है गाय ब्याई थी, तो गाय जो दूध दे रही थी आज गाय ब्याई 7 दिन ही चढ़ी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना किसान भाइयों। अगर गाय प्रजाति का पशु है, कम से कम 50 दिन पहले हमें उसको सुखाना पड़ेगा। अगर भैंस प्रजाति का पशु है तो उसे हमें 60 दिन सुखाना पड़ेगा, तब जाके दूसरी बार दूध अच्छा देगी। एक तो ये जो थोड़ा कारण है कि जिसकी वजह से दूसरी बार वो दूध कम दे रही है। दूसरा कारण क्या है, जब 3 महीने भैंस चढ़ जाती है तो किसान यूँ सोचता है अब चढ़ेगी, सूखा तूड़ी और जो हरे चारे से काम चला दें इसका, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, जब भैंस के या गाय के 50 दिन ब्याने के रह जाएं तो उतना अच्छा राशन खिलाएं जितना कि ज़्यादा दूध देने वाली भैंस या गाय को खिलाती है। क्योंकि हाँ मेरे पास ये भी फोन आते हैं किसानों के कि जी भैंस के 7 दिन ब्यान के रह गए, अब देसी घी की नाड़ दे दूँ इसको, वो तो टाइम निकल गया। अब नाड़ मतलब तू 45 दिन पहले शुरू करनी थी तेरे को, अब तो टाइम निकल गया। आगे फिर क्या होगा कि या तो बछड़ा कचड़ा कमज़ोर पैदा होगा, दूसरी ब्यांत में दूध कम होगा। थोड़ा इन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि अग्रवाल जी गए, अग्रवाल जी को मैंने फार्मूला बताया और अग्रवाल जी ने पूरा अश्योरेंस दिया है मेरे को कि डॉक्टर साहब जैसे आप कहोगे वैसे हम फार्मूला बनाएंगे, क्वालिटी का पदार्थ हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन किसान भाइयों मैं अग्रवाल जी को भी आपको बताता हूँ, अग्रवाल जी हो सकता है कि अच्छा ही बनाएंगे ये, जैसा भी जो भी हमारी हिदायत लेके बनाएंगे और अपने क्षेत्र के पशुओं का फायदा होगा। अगर आपको कहीं भी शक है तो आप सैंपल मेरे पास भेज दें, मैं लैब में टेस्ट करके आपको बता दूंगा जी अग्रवाल जी का कैसा राशन है। तो ये आप जरूर करें, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप कहीं से लो, अग्रवाल जी से लो, हमारे जो लुआस से लो, कहीं से लो। लेकिन इनकी बात ये अगर कोई शिकायत हो आप भेजो मेरे पास, मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि भाई ये राशन जो है अच्छा है या नहीं है। तो मैं अग्रवाल जी से एक बार यही आग्रह करूँगा, जो भी आपसे बिनौले की देखो हम 3600 क्विंटल जो है मूंगफली की फल खरीदते हैं। मेरे पास विभिन्न व्यापारियों के फ़ोन आते हैं कि जी मैं आप कहोगे वैसे कर दूँगा। तो मैं कहता हूँ बस एक काम कर देना कि मूंगफली की खड़ अच्छी हो, बाकी तो मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक है ना। तो यही मैं अग्रवाल साहब को कह रहा हूँ कि खड़ वगैरह सारी अच्छी क्वालिटी की मिला देना।
बाकी जो चेक होगा, अगर फार्मर चेक देगा देखो मैं तो मेरे हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि अग्रवाल साहब इस बात पर खरा उतरेंगे। हाँ, इनको मैंने भी दिखाई थी, ये जो आपकी मूंगफली की खल है वास्तव में अच्छी है, इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 45% मिलेगी, तो ये अच्छी खल है। तो इन बातों के साथ में एक बार फिर से डॉक्टर महावीर, डॉक्टर बेनीवाल और सभी आए हुए किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि मेरा आपने ये भाषण सुना। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर किसी को खिलाई पिलाई या दूसरे तरह की बात कोई प्रश्न पूछने हैं तो मैं यहाँ हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा ये बताना भूल गया, सस्ता अनाज कहाँ मिलता है, बताओगे सस्ता अनाज कहाँ मिलता है? अगर आप अनाज मंडी में जब किसान भाई ट्राली भर के जाते हैं तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, जार लगाते हैं ना, कटे पटे दाने वो रख लेते हैं, अब अपने पेमेंट लेके आ जाते हैं। लेकिन जो कटे पटे दानों में जो ऊर्जा है, हमने विश्वविद्यालय में प्रयोग करके देख रखा है कि छोटा दाना हो चाहे बड़ा दाना हो, उनमें ऊर्जा की मात्रा उतनी होती है। बस शर्त ये है कि उसमें मिट्टी ना होती, बस मिट्टी ना होनी चाहिए। अगर आप कहीं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी दुनिया जानती है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप लोगों के लिए जो सीड तैयार करते हैं, पहले तो देखो अखबार में आया करती कि ये छोटे दाने कृषि विश्वविद्यालय में इतने क्विंटल उपलब्ध हैं, कोई किसान लेना चाहे तो ले ले। लेकिन ये आज से मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सिर्फ पॉलिटिशियन ले आकर। लेकिन आज मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, अगर आपके राइस मिलर या कहीं राइस कहीं छोटे दाने मिले तो वही दाने आप आपके पशु के राशन में उपयोग ला सकते हैं। ऊर्जा के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हम राशन सस्ता और संतुलित बना सकते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद अग्रवाल साहब, धन्यवाद।